गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार आप सब लोगों को। बच्चों अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में बच्चों आप देख रहे हैं क्या पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने आप लोगों को। पिछली क्लास में बच्चों आप ये देख रहे हैं कि मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाना स्टार्ट किया था। किया क्या था उसमें 2-3 क्लासें हो गई है। अब बच्चों अपनी बात को आइए लेता हूं मैं और बातों को आइए समझने की कोशिश करना। आप क्या है, क्या समझाना चाहता हूं मैं। तो देखो बच्चों, आपको बताया हमने कि जैसे उदाहरण दिया आपको कि राम राइट्स ए लेटर, और आपको हमने कहा कि ये बच्चों एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। सारे वाक्य एक्टिव वॉइस के होते हैं, जिनमें कर्ता प्रधान होता है वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। उन्हें बच्चों कर्तृ प्रधान वाक्य या कर्तृवाच्य कहा जाता है। क्लियर है। उसी तरीके से अगर कर्म प्रधान है, माने ऑब्जेक्ट अगर प्रधान है तो उसको ऑब्जेक्टिव वॉइस कहा जाता है। ये सब्जेक्टिव वॉइस है, ऑब्जेक्टिव वॉइस है। जो सब्जेक्टिव वॉइस है वही एक्टिव वॉइस है, जो ऑब्जेक्टिव वॉइस है वही पैसिव वॉइस है। तो बच्चों आपने क्या देखा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब ये कौन सा है, ये एवी है बच्चों। अब पीवी जरा देखना क्या होता है। पी में उल्टा करो, ए लेटर, ठीक है, और इज रिटर्न। तो बच्चों ये दोनों मिलाकर के वर्ब मानी जाएगी, ये एचवी और ये एमवी। तो अपन इसको पूरी को एक वर्ब मान लेते हैं। ठीक है। बाई, और क्या लगा दिया आपने, बाई बच्चों आपने क्या किया, राम कर दिया। तो आपने किया क्या, आपने बच्चों ये किया कि ऑब्जेक्ट को आप यहां ले आए। वर्ब तो पहले बीच में थी, अब भी बीच में ही है। और आप बच्चों ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको यहां ले आए। तो पैसिव वॉइस के अंदर बच्चों आपने क्या किया कि सब्जेक्ट जो था उसको आप ऑब्जेक्ट की जगह ले गए, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह ले आए। ऐसा आपको बताया गया। इसके बाद बच्चों आपको ये बताया गया कि जब ऑब्जेक्ट बाई के बाद जाता है, बाई का मतलब किसी भी प्रीपोजिशन या किसी भी वर्ब के बाद जाता है। ठीक है। वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद जाता है बच्चों, तो क्या हो जाता है, नाउन में तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन प्रोनाउन में बच्चों उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाती है। कौन सी फॉर्म बन जाती है, जैसे आई का मी हो जाता है, वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। इस तरीके की बातें हैं। ये बच्चों आपको बताया गया। इसके अलावा आपको हमने ये भी कहा कि जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होगा केवल उन्हीं का पैसिव वॉइस बनेगा। ऑब्जेक्ट को छांटने का तरीका हमने बताया कि वर्ब के ठीक बाद अगर प्रयुक्त हो रहा तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रेप आ रहा है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, या फिर वो ऑब्जेक्ट टू प्रेप है। जैसे आप कहते हो आई गो टू जयपुर, अब गो और जयपुर के बीच में क्या आ गया, टू आ गया। चूंकि गो और जयपुर के बीच में टू आ गया, इसलिए इस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। या कहो कि ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट टू वर्ब यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, बट दैट्स एन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, बल्कि वो तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। या तीसरे शब्दों में कहो कि इस वाक्य की जो क्रिया है वो अकर्मक, माने द वर्ब ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस इज इंट्रांजिटिव वन, यानी इस वाक्य विशेष की जो क्रिया है बच्चों वो इंट्रांजिटिव माने अकर्मक है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। इतनी बातें तो बच्चों आपको हमने समझा। आपको हमने ये भी कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट एक नहीं दो होते हैं। अगर बच्चों डबल ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करेंगे, तो बच्चों आपको बताया जा चुका है। यदि डबल ऑब्जेक्ट है, जरा ध्यान दो, ये है DOUBLE, ये है डबल ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हैं, डबल हैं। तो बच्चों अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो बताओ, एक तो DO यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक IO मानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बच्चों गिनती के हैं, केवल गिनती के। बताया आपको आई का क्या होता है, जरा बताना, मी। वी का क्या होता है, अस। यू का क्या होता है, यू। ही का क्या होता है, हिम। शी का क्या होता है, हर। दे का क्या होता है, देम। इट का क्या होता है, इट। और बच्चों हु का क्या होता है, होम। बस। और कोई नाम भी आ सकता है तो नाम का नाम। इसके अलावा आप देख लो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और कुछ भी नहीं आता है। बाकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बच्चों लाखों हैं, करोड़ों हैं। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सारी क्या नाउन प्रोनाउन जो भी है, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट है, उन सब को आप कहां रख सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हो, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो केवल यही आते हैं। एक बात ये भी है।
अगर एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप उसका एक्टिव से पेशिव बनाते समय क्या कर सकते हैं कि दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सामने ला सकते हैं, लेकिन वरीयता आपको किसको देनी चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सामने लाना चाहिए। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सामने लाते हो यानी सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब बच्चों आपको जो छूटा हुआ ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग कहां करना पड़ेगा, उसका प्रयोग बच्चों आपको बाई प्लस एजेंट के पहले करना पड़ेगा। ठीक है, बाई प्लस एजेंट के पहले उसका छूटे हुए ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हो तो मी की जगह आपको टू मी करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको कौन सा प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ एक क्रियाएं ऐसी है जिनमें टू का प्रयोग नहीं करके फोर का किया जाता है, जैसे मैक है, जैसे इलेक्ट है, जैसे सिलेक्ट है, जैसे नॉमिनेट है, जैसे अपॉइंट है, जैसे कॉल है, जैसे क्रिस्टियन है, और बच्चों आपको बताया जैसे चूज है। चूज मानी क्या होता है, चुनना होता है। तो बच्चों ये दीज आर सम पर्टिकुलर वर्ब्स, ये बच्चों को जैसी पर्टिकुलर वर्ब्स हैं कि आप क्या करते हैं कि इनके साथ में जैसे मैंने आपको कहा कि ही बॉट मी ए साड़ी, तो ही बॉट मी ए साड़ी, इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है और साड़ी भी ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप इसको मान लो क्या करते हो, उलट पुलट करके देखते हो तो कैसे आएगा, ही बॉट ए साड़ी, टू मी नहीं आएगा बल्कि फॉर मी आएगा, टू मी नहीं आएगा बल्कि फॉर मी आएगा। इतनी बातें तो बच्चों आपकी और मेरे बीच में हो चुकी थी। अब आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो उसमें क्या होता है बच्चों, तो उसका प्रयोग भी आपको बाई प्लस एजेंट के पहले करना चाहिए और बाई प्लस एजेंट के बाद में नहीं करना चाहिए। एक बात और समझो, आगे वाला जो नियम बच्चों वो क्या है देखना, द मर्डरर, ये हो गया बच्चों मर्डर, ये हो गया मर्डरर। हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, द नाइफ इन द ग्रास। अब बच्चों ये जो मर्डर जो है ना, ये तो गलत शब्द हैं, इनका प्रयोग तो जो है कायदे से तो मुझे इसको आपको सेंटेंस को आपको लिखना ही नहीं चाहिए था, परंतु बच्चों एक्चुअली मैं इसके माध्यम से आपको कोई बात बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको इस शब्द का प्रयोग मैंने किया। तो मर्डर यानी बच्चों आप जानते हो हत्या करना या कत्ल करना होता है, और जब ईआर लगा देते हो, जैसे प्ले में ईआर लगा दिया, प्लेयर तो क्या बन गया, खिलाड़ी बन गया ना खेलने वाला, तो मर्डर होता है हत्यारा माने कातिल। ठीक है, बुरा व्यक्ति होता है ये। अब बच्चों आप जानते हो हाइड एक वर्ब होती है, हाइड। अब सेकंड फॉर्म क्या होगी, हाइडेड नहीं होगी, सेकंड होगी बच्चों हिड, ऐसा भी होता है कभी कभी। और थर्ड फॉर्म क्या होगी, HIDDEN, कोई दिक्कत। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, सबसे पहले छाटो इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये नाइफ बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों ये क्या है, कुछ बच्चे कहेंगे ये अदर है, ध्यान देना बच्चों मैं जो समझाना चाहता हूं, अदर। कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये बच्चों इनसे स्टार्ट हो रहा है, इन एक प्रीपोजिशन है तो इसको वो कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या कहेंगे बच्चों इसको, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा फ्रेज, क्योंकि दिस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें क्या नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए बच्चों आप इसको अदर कहते हैं, कुछ लोग इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, और बच्चों आप इसे एडवर्बियल फ्रेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज। क्यों, देखो फ्रेज तो बच्चों ये क्यों है, बिकॉज दिस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब, दैट्स व्हाई इट्स अ फ्रेज। अब बच्चों प्रश्न ये कि एडवर्ब क्यों, क्योंकि ये बच्चों प्लेस बता रहा है, और आप जानते हो जो प्लेस बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। हियर, कम हियर, तो ये क्या है, हियर क्या है, ये बच्चों एडवर्ब ऑफ प्लेस है। गो देयर, देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो बच्चों कहने का मतलब ये शब्द जो किसके बारे में बताते हैं, जो बच्चों को जो वे शब्द जो किसी क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं, ऐसे शब्दों को आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अंग्रेजी में आप उनको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस माने जगहवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये बातें बच्चों मैंने आपको इसलिए बताई है, यहाँ ये शब्द आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसका यूज करूंगा प्रीपोजिशनल फ्रेज में। ठीक है, अब जो प्रश्न ये है कि मैं इस वाक्य का पेशी वोज बनाऊं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले करोगे देखो द नाइफ। अब बच्चों आपको ये तो पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो आप ये तो जानते हो कि जिस वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है उसका टेंस हमेशा कौन सा होता है, पास्ट सिंपल। अब बच्चों अपने को क्या चाहिए, यह हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब जानते हो पेशी वॉइस में किसकी आती है, एक्टिव वॉइस से ठीक है ये वाला टेंस, तो जरा बताना पास्ट सिंपल के ठीक है ये वाला टेंस कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस है तो बच्चों सहायक क्रिया कौन सी आ जाएगी, वाज या वर आ जाएगी।
दो है, अब चुनो। चूंकि बच्चों द नाइफ क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और आप जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब वह होती है जिसके अंत में हमेशा एस आता है। तो बताइए वाज के अंत में एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा, तो आपने क्या लगाया, द नाइफ वाज, कोई दिक्कत। थर्ड फॉर्म बच्चों आपको लिखाई गई है ऊपर, द नाइफ वाज हिडन, ठीक है। अब आप क्या करते हो बच्चों, आप करते हो बाई, फिर करोगे द मर्डरर, बाई द मर्डरर, ठीक है, बाई द MURDER, तो फिर बाद वाले की क्या आवश्यकता है, बाई द मर्डरर। और अंत में क्या लिखोगे बच्चों, बचा हुआ इन द ग्रास, क्या करोगे, इन द ग्रास। मैं बच्चों ये नहीं कहता कि आपने ये जो बनाया है पेशी वही ये गलत है, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं, ऐसा भी होता है, द नाइफ वाज हिडन बाय द मर्डरर इन द ग्रास, माने नाइफ को छुपा दिया गया, चाकू को छुपा दिया गया, किसके द्वारा, हत्यारे के द्वारा, कहां, घास में। ये सही है, लेकिन बच्चों ये ध्यान दो, अगर ऐसा लिखा हुआ वाक्य आ जाए तो उसको गलत तो मत निकालना, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि ये जो इन द ग्रास है बच्चों, इसका प्रयोग आपको यहां न करके बाई प्लस एजेंट के पहले, जहां पर आपने छूटे हुए ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया था वहां करना चाहिए। अब बताओ क्या बनेगा, शुद्ध वाक्य बनेगा, द नाइफ वाज हिडन, अब क्या जाएगा, इन द ग्रास, इन द ग्रास, अब क्या जाएगा, बाई द मर्डरर। अब बच्चों आप ये कहोगे कि सर फिर ऊपर वाला गलत है क्या? मैं पुनः कह रहा हूं कि ऊपर वाला गलत नहीं है, लेकिन बच्चों नीचे वाले को ज्यादा सही माना जाता है। ऊपर वाला गलत नहीं है, लेकिन यदि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो 4 ऑप्शन में मान लो ऐसा ऑप्शन आ रहा है जिसमें लास्ट में आ रहा है, तो उसको भी आप गलत नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों यदि आपको बनाने के लिए दिया जाए, क्योंकि आपकी क्लास में तो बनाने के लिए दिया जाता है, अब बनाने के लिए दिया जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो किसी भी प्रीपोजिशन से शुरू होने वाला पार्ट है जिसे आप अदर भी कहते हैं, इसको बच्चों आपको बाई प्लस एजेंट के पहले मेंशन करना चाहिए, यानी इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए, यथासंभव इसका प्रयोग बाई प्लस एजेंट के पहले किया जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो 4 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास और चारों में उसने क्या बाद में दिया है, तो फिर क्या कर सकते हैं अपन, फिर तो चारों में बाद में दिया तो फिर तो उसको बाद वाले को सही मानना पड़ेगा, क्योंकि अपन लिखने का तो उसमें अपने को अधिकार ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियां बनती है, लेकिन वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है, अपने तो साधारण एग्जाम है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आकर के ज्यादातर अपने वो लिखित में काम करना पड़ता है, इसलिए बात बिल्कुल ठीक है। आइए बच्चों, तो आप समझ गए बच्चों इसका निष्कर्ष क्या निकला, इस नियम का निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग साधारणतः या यथासंभव, प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग यथासंभव क्या करना चाहिए, बाई प्लस एजेंट के बाद न करके उसके पहले करना चाहिए। आ गया समझ में बच्चों? प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग यथासंभव बाई प्लस एजेंट के बाद में न करके उसके पहले करना चाहिए। इतनी सी बात है। अगर बच्चों आपकी बात समझ में आ गई है तो अपनी बात को अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पेशेवर की जड़ें आपको समझा रहा हूं, जड़ें, और जब जड़ें आपकी समझ में आ जाएगी तो तना तो समझ में आ जाएगा, पत्ती होगी तो फिर परवाह किस बात की अपने को, है ना। तो बच्चों आइए लेते हैं अपन। और एक बात को याद कर लो ताकि आपको परेशानी नहीं है। यदि वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है बच्चों, प्रेजेंट सिंपल, तो आपको उसमें HV का प्रयोग करोगे। पेशिव वॉइस में तो किसका करोगे, डू डज का नहीं बच्चों, इस बार उससे आगे वाले टेंस का करोगे, इज एम आर। क्लियर? ध्यान दो, पहले लिखो या लिखवा चुका हूं मैं। पास्ट सिंपल है तो बच्चों किसका प्रयोग करोगे, उसके ठीक आगे वाले टेंस यानी कंटिन्यूअस, तो वाज या वाज। ठीक है, अब फ्यूचर की तरफ जाओ मत। अब बात आती है कौन सी की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या बच्चों इज एम आर का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन इसको किस में बदल दो, ये इज बीइंग में बदल दो, ये एम को किस में बदल दो, ये एम बीइंग में बदल दो, क्योंकि आईएनजी नहीं लाओगे तो कंटिन्यूटी का भाव कैसे आएगा, आर को किस में बदल दो, ये बच्चों
आर बीइंग में बदल दो। ध्यान रखो इस बात का। इसके अलावा एक बात यह भी है कि जैसे मान लो प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है, तो क्या करोगे बच्चों उसके ठीक आगे वाला टेंस क्या है, हैज हेव तो अपनी जगह है, तो हैज को हैज बीन में बदल दो ये, और हैव को हैव बीन में बदल दो ये, ठीक है बच्चों। और अगर मान लो पास्ट परफेक्ट है तो उसमें क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा ना बच्चों, आप जानते हैं अगर वाक्य पहले ही पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट, तो बताओ उसमें क्या आएगा, हेड आएगा, तो आप हेड को हेड बीन में बदल देना चाहिए। अब बच्चों आप कहोगे साहब सर आपने फ्यूचर के बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया क्योंकि फ्यूचर में तो बच्चों एक शैल विल मॉडल आता है, तो कोई भी मॉडल ले लो आप, शैल ले लो, विल ले लो, कोई सा भी मॉडल ले लो, तो मॉडल का प्रयोग हो रहा था, आप क्या करोगे मॉडल के बाद में बी और लगा दोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों की मॉडल के साथ में हेव पहले आता है, मॉडल प्लस हेव, जैसे वुड हेव, तो हेव पहले आ रहा तो क्या करोगे मॉडल की जगह मॉडल रहने दो, और उसके बाद में हेव की जगह हेव को रहने दो, और अंत में क्या करो बच्चों, और अंत में आपको बीन अपनी तरफ से जोड़ देना चाहिए। ये बच्चों मुख्य मुख्य परिवर्तन है सहायक क्रियाओं के जो आपको आने चाहिए, हालांकि मैंने आपको लिखवा दिए हैं, लेकिन ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि जब मैं अपनी एक्सरसाइज को अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा तो जगह जगह आपको बच्चों इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको ये क्या है, आपको ये बाई हार्ट लर्न होने चाहिए, ठीक है। यू मस्ट लर्न ऑल दीज चेंजेस बाई हार्ट, आपको ये तमाम जो चेंजेस हैं ये बाई हार्ट आपको सीखने होंगे, सीखने पड़ेंगे। आशा की ये बात आपकी समझ में आ गई है। अब बच्चों आगे और देखते हैं अपन, पेशी वाइज में आगे में नहीं बढ़ रहा हूं, मैं एक्चुअली उसी जगह जमा हुआ हूं, जड़ी जड़ में जमा हुआ हूं, जड़ी जड़ में जमा हुआ हूं, क्योंकि बातें जड़ी जड़ में होती है और हम क्या करते हैं जड़ की उपेक्षा करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो बच्चे का कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होता, और उसके मन में एक बार पेशी वाइज का डर बैठ जाता है, और वो डर ऐसा बच्चों जो ताउम्र नहीं निकलता है। क्योंकि जब मैं छोटा था तो मुझे बच्चों थीटा का डर बैठा था, जो आज तक जो है वो मुझे डरा रहा है। थीटा नाम आते ही मैं घबरा जाता हूं, और जब भी कोई सवाल आता है उसमें थीटा आते ही मैं समझ जाता हूं कि मैं सारे हथियार डाल देता हूं कि ये सवाल मुझे नहीं आएगा, इसलिए क्यों मैं माथा कूट करूं, क्योंकि वो उस टाइम डर बैठ गया, अब ये डर आज तक नहीं निकला है, और मुझे तो लगता है कि मरते दम तक निकलेगा भी नहीं। तो मैं एक्चुअली बच्चों टीचर जो है, मैंने ये महसूस किया है कि टीचर की ये पहली ड्यूटी है कि वो बच्चे को पढ़ाए या न पढ़ाए, परंतु कम से कम उसके मन में डर न बिठाए, और अगर उसके मन में कोई डर है तो उस डर को दूर भगाए। उसके बाद आता है पढ़ाने का नंबर। तो आप कितना अच्छा पढ़ा दो, कितना अच्छा पढ़ा दो, लेकिन अगर बच्चा डरा हुआ है तो बच्चों फिर ये बताइए कि आपने उसका डर ही नहीं निकाला। मैं एक्चुअली मेरे जब छोटा था तो मेरा दुर्भाग्य रहा होगा, हालांकि गुरुजी में तो कोई गलती नहीं होती, गुरुजी को सब कुछ आता है, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य रहा होगा कि मैं उन चीजों को नहीं समझ पाया। और ये जो गणित है ना, ये गणित क्या है बच्चों, डरा देती है, हमें पसीना आ जाते हैं हमारे गणित के नाम से अभी भी। तो मैं गणित में तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं अपना जो काम जो ड्यूटी निभा रहा हूं, जिसके लिए मैं आपके सामने हूं, मेरा ये एक पहला कर्तव्य बनता है कि अंग्रेजी का भय बच्चे के दिमाग से क्या पूरी तरह निकले। एनी हाउ, तो ये बच्चों थीटे की बात थी। अब जरा मैं आपको एक बहुत ही जनरल सेंटेंस देता हूं, देखना। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि पीपल, ध्यान देना, ये बहुत बार पूछा हुआ सेंटेंस है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी लोग दुनिया भर में अंग्रेजी बोलते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी लोग पूरी दुनिया में क्या करते हैं बच्चों, अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस है इसका बच्चों हम पेशी वाइज बनाएंगे तो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कि हम बनाएंगे हम बच्चों क्या देखेंगे, ये छांटेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है बच्चों, ये ओवर शब्द आ रहा, प्रीपोजिशनल फ्रेज कह दो या अदर कह दो, ठीक है। तो बच्चों इसका पेशी वाइज में बना के आपको दूंगा, समझाऊंगा, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।